हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। संख्या 182 और 78 का महत्तम समापरिवर्तक। 182 और 78 का महत्तम समापरिवर्तक निकालना है। इसके लिए हम 182 और 78 का गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 182 का गुणनखंड करते हैं। 182 182 तो हमने बताया है कि कोई संख्या 2 से कब कटती है? जब संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वह संख्या 2 से कटती है। तो इसके अंत में जो है 2 है, इसका मतलब यह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो अगर 2 से विभाजित होगी तो यहाँ पर हम जो है 182 को 2 से भाग देते हैं। तो 2 से भाग देंगे, 2 9 18, पूरा कट गया। अब जो है अगला अंक 2 उतारते हैं, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 एक अन्य 2, पूरा कट गया। इसका मतलब इसका शेषफल 0 आ गया। तो अब 2 से भाग देने पर 91 प्राप्त होता है। अब इसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है नहीं, इसलिए यह 91 अब 2 से नहीं विभाजित हो सकता। और इसको जोड़ने पर 10 होगा, 10 3 से विभाजित नहीं हो सकता। इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं हो सकती। 5 से विभाजित होने का नियम है कि जब किसी संख्या के अंत में 0 और 5 होता है तब वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो इसके अंत में 0 और 5 है नहीं, इसलिए यह 5 से विभाजित हो नहीं सकती। तो अब 7 से विभाजित करते हैं। तो 7 से विभाजित करते हैं, और आप जानते हैं अभाज्य संख्याओं से ही गुणनखंड किया जाता है, विभाजन प्रक्रिया। तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 इस तरह से संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं के बारे में भी 9th क्लास में आपको बता चुके हैं। 1 से 200 के बीच जो भी अभाज्य संख्या है उसके बारे में हमने बता दिया है। 9th क्लास के सूत्र में आप देख सकते हैं। 9th 10th का जो सूत्र है शॉर्ट वीडियो में, उसमें आप देख सकते हैं। तो अब जो है यहाँ पर 7 से इसको विभाजित करते हैं। तो 7 से इसमें भाग चला जाएगा। तो 7 से भाग दे करके देखते हैं 91 में। 91 में 7 से भाग, 7 एक अन्य 7, घटा दीजिए 2 आ गया। अब अंतिम अंक 1 उतार लीजिए, फिर इसको 7 से भाग देते हैं, 7 त्रिक 21, पूरा कट गया। इसका मतलब शेषफल 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि यह 7 से भाग देने पर 13 प्राप्त होता है। तो आप जानते हैं 13 अभाज्य संख्या है, इसलिए यह 13 से ही विभाजित होगा। तो अब हम इसको 13 से भाग देते हैं। तो यहाँ 13 में 13 से भाग देंगे, 13 करने 13। अब यह जो है पूरा कट गया। इसका मतलब इसका शेषफल 0 हो गया। तो 13 करने 13, पूरा कट गया। तो इसका मतलब 100 182 का गुणनखंड, 182 का गुणनखंड 2 गुणे 7 गुणे 13, 2 गुणे 7 गुणे
13 प्राप्त हुआ। इसी तरह से अब हम 78 का गुणनखंड करते हैं। इसी तरह से हम जो है 78 का गुणनखंड करते हैं। 78 तो लास्ट में 8 है, इसका मतलब यह 2 से विभाजित हो जाएगा, तो 2 से विभाजित करते हैं। तो यहाँ बगल में आपको दिखा देते हैं 78 भागा 2, 2 से विभाजित करके, 2 तिया 6, ये घट गया, 1 आया, फिर अंतिम अंक उतार लेते हैं 8, 8 हुआ तो 18, 18 में 2 का भाग देते हैं, 2 9 18, 2 9 18 पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 2 का 78 में भाग देने पर 39 प्राप्त हुआ, तो यहाँ जो है 39 लिखेंगे। अब 39 आप देख रहे हैं कि 9 3 12 जोड़ने पर 12 आ रहा है दोनों अंकों को, तो यह 12 3 से कट जाएगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो सकती है। तो 3 से इसमें भाग देते हैं, तो यहाँ भाग देकर दिखला दे रहा है 39 भागा 3, 3 एकन्ने 3, यहाँ अगला अंक 9 है, 9 में 3 से भाग देते हैं, 3 त्रिका 9, अब यह जो है पूरा पूरा कट गया है, इसका मतलब इसका भागफल 13 आया, तो 3 का 39 में भाग देने पर 13 प्राप्त हुआ। अब फिर जो है 13 अभाज्य संख्या है, इसलिए यह 13 से ही कटेगा, तो यहाँ फिर जो है 13 से भाग देता है, 13 करने 13, अब जो है यह पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब ये है तो इसका मतलब ये है कि इसकी अभाज्य संख्या, इसका गुणनखंड, तो इसका गुणनखंड हुआ 78 का, 78 का गुणनखंड आप लोग देखेंगे, 78 का गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 गुणे 3 गुणे 13, यह जो है आपका 78 का गुणनखंड हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 13, और इधर 182 का 2 गुणे 7 गुणे 13, तो हमको निकालना है महत्तम समापरिवर्तक। तो महत्तम समापरिवर्तक के लिए हमने बताया है कि ऐसा गुणनखंड जो दोनों में हो, उसकी सबसे छोटी घात के रूप में वह गुणनखंड लिया जाता है। तो 2 का गुणनखंड इन दोनों में है, सबसे छोटी घात कोई घात नहीं, इसका मतलब सीधे 2 जो है दोनों में कॉमन हो गया, तो यहाँ लिखेंगे महत्तम समापरिवर्तक, महत्तम समापरिवर्तक बराबर दोनों में 2 है, सबसे छोटी घात कोई घात नहीं, मतलब 1 की घात है, तो सीधे 2 दोनों में कॉमन हो गया। अब गुणे, फिर और कौन सा गुणनखंड दोनों में है, 13, 13 इसमें भी है, 13 उसमें भी है, तो इसका मतलब यह 13 दोनों में, 2 दोनों में है, कॉमन हो गया, 13 दोनों में है, इसकी सबसे छोटी घात 1 है, इसका मतलब सीधे 13 जो है यहाँ गुणनखंड के रूप में कॉमन हो गया। अब जो जो गुणनखंड दोनों में मिले उन दोनों का गुणनफल यहाँ लिख दिया गया। अब दोनों को गुणा करिए, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो अब जो है 182 और 78 का महत्तम समापरिवर्तक 26 प्राप्त हुआ। तो 26 अब आप देखेंगे कि किस विकल्प में है, बी विकल्प में है, इसका मतलब इसका बी पार्ट जो है सही है।
अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 आप लोग देखेंगे, जिसमें दिया जा रहा है संख्याओं 12, 15, 21 का लघुत्तम समापरिवर्तक। इसमें जो है आपको लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करना है। तो अब आप देखेंगे, हल। लघुत्तम समापरिवर्तक इसका ज्ञात करना है। 12, 15 और 21 का। तो सबसे पहले 12 का जो है गुणनखंड करते हैं। तो 12 में सबसे पहले आप जान लीजिए कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर लास्ट में होता है तो वह 2 से कट जाता है। तो इसका मतलब इसके लास्ट में 2 है, इसलिए यह 2 से भाग इसमें चला जाएगा। तो 2 से भाग देते हैं, 2 छक 12। इसका मतलब 12 में अगर 2 का भाग देते हैं तो 2 छक 12, 6 बार भाग जाएगा, 2 छक 12। यह पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब इसका शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पर 2 से 12 में भाग देने पर 6 आता है, तो यहाँ 6 लिखेंगे। फिर देखते हैं 0, 2, 4, 6 लास्ट में। तो लास्ट में यहाँ 6 है, तो इसका मतलब ये है कि यह भी 2 से विभाजित हो जाएगा। और 6 में 2 से भाग देते हैं, 2 तिया 6। अब ये जो है पूरा पूरा कट जाएगा, अर्थात शेषफल 0 हो गया। तो अब यहाँ जो है यह 2 से 6 में भाग देने पर 3 आया। अब इसके बाद यह 3 तो अभाज्य संख्या है, 3 से ही भाग जाएगा, 3 एकन्ने 3। ये इसका गुणनखंड हो गया। अब इसके बाद जो है 15 का गुणनखंड करते हैं। 15 का गुणनखंड करते हैं तो यह जो है 3 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि दोनों अंकों को जोड़ने पर 6 प्राप्त होता है, 6 3 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए इसमें हम 3 का भाग देते हैं, 3 पचे 15। अब जो है फिर इसमें यहाँ 15 में भाग देकर भी दिखला देते हैं कि 15 15 भागा 3, तो 3 पचे 15, पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब 3 का भाग 15 में देने पर 5 प्राप्त हुआ। अब 5 अभाज्य संख्या है ही, तो 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, 5 एकन्ने 5। इसी तरह से आप जो है 21 का गुणनखंड करेंगे, तो 21 तो 2 से विभाजित होगा नहीं, क्योंकि इसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। तो यह 3 से विभाजित करते हैं, 3 से। तो 21 भागा 3, 3 सते 21। तो 3 सते 21, 7 बार भाग ले जाते हैं। फिर जो है 7 अभाज्य संख्या है, तो यह केवल 7 से ही कटेगी। तो 7 से भाग देते हैं, 7 एकन्ने 7। अब यह पूरा पूरा कट गया। तो अब आप देखेंगे तो अब आप देखेंगे
कि 12 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3, इसका मतलब 2 का गुणन 2 बार है, 2 पर 2 की घात, 2 पर जो है 2 की घात गुणे 3। फिर इसके बाद जो है फिर इसके बाद 15 का गुणनखंड लिखते हैं, तो 3 गुणे 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 5। फिर इसके बाद 21 का गुणनखंड 21, 3 गुणे 7, 3 गुणे 7 हुआ। तो हमें निकालना है लघुत्तम समापरिवर्तक। हमने बताया है कि लघुत्तम समापरिवर्तक निकालने के लिए कोई भी गुणनखंड हो, चाहे एक संख्या में हो चाहे सभी संख्या में हो, इससे कोई मतलब नहीं है, उन सभी गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात के रूप में लिया जाता है। अब जैसे देखिए 2 का गुणनखंड है, चाहे एक में है चाहे सब में है, लघुत्तम समापरिवर्तक। तो 2 का गुणनखंड यहाँ 2 की घात के रूप में है, बड़ी से बड़ी घात, तो यहाँ हम 2 पर 2 की घात लिखेंगे। अब जो है 3 का गुणनखंड एक ही घात के रूप में है, सबसे बड़ी घात, तो इसलिए गुणे 3 लिखेंगे। फिर जो है 5 का गुणनखंड है, सबसे बड़ी घात इसकी एक ही की है, तो यहाँ जो है 5 लिखेंगे। फिर गुणे 5 के बाद 7, 7 भी जो है सबसे छोटी घात के रूप में लिया गया है, तो गुणे जो है 7 हो गया, गुणे 7। तो अब जो है इनका गुणनफल जो प्राप्त होगा वही जो है इस संख्या का लघुत्तम समापरिवर्तक होगा। तो इसको लिखेंगे 2 का 2 बार गुणा हुआ, 2 का स्क्वायर जब यहाँ पर है, तो 2 गुणे 2 4 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया। अब 60 गुणे 7, 60 गुणे 7, तो 7 सुनाए सुन, 7 छक 42, ये हो गया 420, 420। तो इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापरिवर्तक 420 प्राप्त हुआ। तो इसमें देखा जाएगा किस विकल्प में है, डी विकल्प में, तो डी विकल्प इसका जो है सही। अब अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 आप लोग देखिएगा। 15, 18 और 24 का लघुत्तम समापरिवर्तक, 15, 18, 24 का लघुत्तम समापरिवर्तक निकालना है। तो इसके लिए आप देखिएगा, हल तो सबसे पहले हम 15 का गुणनखंड करेंगे, तो 15 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग जाएगा नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 है नहीं, तो 3 से भाग देते हैं, 3 पचे 15। फिर अब यह 5 से कटेगा, 5 कन्ने 5। तो अब जो है इसको छोटा कर देते, 18 का गुणनखंड करते हैं, तो इसके लास्ट में जो है 8 है, इसलिए 2 से कट जाएगा, 2 9 18। फिर इसको जो है 3 से भाग देते हैं, 3 त्रिका 9, फिर 3 से भाग देते हैं, 3 एकन्ने 3। फिर इसके बाद 24
का गुणनखंड करते हैं। तो 24 में जो है हम 2 का भाग देते हैं, 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देते हैं, 2 छक 12, फिर 2 से भाग देते हैं, 2 तिया 6, फिर 3 से भाग देते हैं, 3 एक अन्य 3। तो इस तरह से तीनों के गुणनखंड आपको जो है प्राप्त हो गए। तो अब यहाँ जो है बगल में सभी के गुणनखंडों को लिखते हैं। तो 15 का गुणनखंड, 15 का गुणनखंड जो है 3 गुणे 5 है, तो यहाँ लिख देते हैं 3 गुणे 5। फिर इसके बाद 18 का गुणनखंड, 18 का गुणनखंड 2 गुणे 3 पर 2 की घात, 2 गुणे 3 पर 2 की घात। फिर इसके बाद 24 के गुणनखंड, तो 24 के गुणनखंड होंगे 2 पर 3 की घात, 2 पर 3 की घात गुणे 3 होगा, गुणे 3। तो अब यहाँ पर देखा जा रहा है, तो यहाँ पर निकालना है आपको लघुत्तम समापरिवर्तक, लघुत्तम समापरिवर्तक बराबर। तो हमने बताया है सभी गुणनखंड लिए जाते हैं इसमें, और सबसे बड़ी घात के रूप में। जैसे 2 गुणनखंड है इसमें, कहीं भी हो, एक में हो या सब में हो, इससे कोई मतलब नहीं। तो 2 का गुणनखंड है, इसकी सबसे बड़ी घात 3 की है, तो ये होगा 2 पर 3 की घात गुणे 3 के गुणनखंड की सबसे बड़ी घात 2 की है, तो यहाँ लिखेंगे 3 पर 2 की घात गुणे 5 का गुणनखंड है जिसकी सबसे बड़ी घात 1 है, तो सीधे गुणे 5 लिख देंगे। अब जो है सबका गुणा करते हैं, तो यहाँ 2 का 3 बार गुणा हुआ, 2 दूना 4 दूना 8, और यह 3 का गुणा 2 बार हुआ, 3 त्रिक 9, 9 8 72, ये हो गया 72 गुणे 5। तो 72 में 5 का गुणा कर देते हैं, 72 गुणे 5, 5 दूनी 10 के शून्य हासिल 1, 5 सते 35, 1 36, तो यह हो गया 360, 360 हो गया। तो इसका मतलब इसका लघुत्तम समापरिवर्तक, इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापरिवर्तक 360 हुआ। तो 360 आपके डी विकल्प में है, तो इसलिए आपका डी विकल्प सही। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अब आप लोग प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 में है 2 संख्याएं हैं जिनका गुणनखंड दिया हुआ है, इसके माध्यम से आपको लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करना है। तो यहाँ हल में लिखते हैं लघुत्तम समापरिवर्तक बराबर। तो हमने बताया कि दोनों संख्याओं के गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात के रूप में लिया जाता है। तो 2 का गुणनखंड है सबसे बड़ी घात 3 की, तो 2 पर 3 की घात गुणे 3 का गुणनखंड है सबसे बड़ी घात 1 की है, तो गुणे 3 हो गया। 5 का गुणनखंड इन दोनों में है या एक में है, किसी में भी हो, 5 की सबसे बड़ी घात 1 की है, तो गुणे 5 हो गया। तो अब इसका गुणन करते हैं, तो 2 दूना 4 दूना 8, 3 बार गुणा हुआ, तो 8 त्रिक 24, और 24 गुणे 5, तो 5 चौका 20, 2 हासिल आ गया, 5 दूनी 10, 2 12, 120। तो इसका जो है लघुत्तम समापरिवर्तक
120 हुआ। तो 120 अर्थात सी विकल्प जो है इसका सही ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 10 आप लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है कि नहीं, दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए कौन सा विकल्प सही। तो सही विकल्प के लिए दो संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम गुणे लघुत्तम के बराबर होता है। तो ये भी दो संख्याएं हैं, इनका गुणनफल महत्तम गुणे लघुत्तम के बराबर है। इसका मतलब डी विकल्प इसका सही उत्तर हुआ।